दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। सभी चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे हो। उन पैसों से वो अच्छे स्वास्थ्य का सेवा ले सके, अच्छे जगह में अपने फैमिली के अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए और अच्छे जगह में हॉलीडे में घूमने जा पाए। जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं सबको वो परचेस कर पाए, ऐसा सभी चाहते हैं। बट फिर भी इस दुनिया में कुछ देश अमीर है पर कुछ देश बहुत गरीब है, कुछ देश में मिक्स है, अमीरी गरीबी दोनों मिक्स है। हमारे देश में देख लीजिए कि बहुत से लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। तो आपके मन में कभी कभी ये सवाल तो आया ही होगा, या बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि सरकार बहुत सारे करेंसी, बहुत सारे नोट जो है प्रिंट कर दे और सभी में इक्वल अमाउंट में बांट दे, तो सभी गरीब जो है वो अमीर हो पाए, वो अच्छी शिक्षा ले पाए, वो अच्छे स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य सेवा जो है उनका सुख सुविधा का भोग कर पाए, अच्छी जगह में घूमने जा पाए, अच्छे कपड़े पहन पाए, अच्छे खाना खा पाए। ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट कि बहुत सारे नोट छाप दिए और सभी को इक्वल अमाउंट में अगर बांट दिया जाए। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा अगर हो सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती और क्या ऐसा करना सही है या गलत है। ये पूरी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, इस मैटर को समझने से पहले कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी देश क्यों बहुत सारे करेंसी छाप के, अपने हिसाब से करेंसी छाप के अपने सभी जो सिटीजन है, सभी नागरिकों को अमीर क्यों नहीं बनाती, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी देश की संपत्ति क्या होती है। किसी भी देश को हम अमीर या गरीब, किसी देश को ज़्यादा अमीर, किसी देश को ज़्यादा गरीब, या कोई देश इस देश से ज़्यादा अमीर है, ऐसा अपन डिफ्रेंशिएट क्यों कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी देश की जो संपत्ति है या किसी भी देश के पास कितना पैसा है वो एक्चुअली में आप कैसे समझ सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, किसी भी देश में जितने भी सामान, जितने भी इंडस्ट्रीज, जो भी सामान वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे अनाज हो, चाहे कोई इंडस्ट्रीज के थ्रू कोई भी सामान वो जो है प्रोड्यूस कर रहा हो, कोई मिनरल्स हो, खनिज पदार्थ हो, कोई सर्विस वो देता हो, जैसे बहुत सारी सर्विस होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये सभी को अगर आप मिला ले तो वो किसी भी देश की संपत्ति है। किसी भी देश का अगर अमाउंट, अगर पैसे में मोटा मोटा भाषा में बोलूं कि पैसा क्या है, तो उस देश की जितने भी वो सामान प्रोड्यूस करता है, जितने भी सर्विस वो देता है, जितने भी अनाज, मिनरल्स जो भी उस देश के पास है, जो वो एक्सपोर्ट करता हो, जो भी चीजें करता हो, वो उस देश की संपत्ति है, जिसे एक्चुअली अगर इकोनॉमिकल टर्म्स में जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे इकोनॉमिकल भाषा में जीडीपी कहते हैं। मैं आपको लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रहा हूं। किसी भी देश का जो संपत्ति है, जो वो होता है उस देश में जो भी चीजें बन रही है, चाहे फर्नीचर हो, चाहे स्टील हो, जहाज, जो भी चीजें बन रही है, प्लस जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हो, उन सभी को मिला के जो भी उसका वैल्यू होता है वो होता है उस देश की संपत्ति, उस देश की करेंसी। तो उम्मीद करता हूं जीडीपी क्या है और कैसे किसी देश की संपत्ति का आकलन हम करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक कंडीशन हम इमेजिन करते हैं कि किसी दुकान में 100 किलो अनाज है, 100 किलो, मान लीजिए कि 100 किलो चावल रखा हुआ किसी दुकान में। अब उन्होंने रेट फिक्स किया है 10 रुपीज पर केजी। मतलब इमेजिन करिए कि 10 रुपए पर केजी चावल का रेट है और 100 किलो ही अनाज है। अब मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, एक जन के पास 500 रुपीज है, एक जन के पास 300 रुपीज है और एक जन के पास 200 रुपीज है, 200 रुपीज, 300 रुपीज एंड 500 रुपीज। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के पास 500 रुपीज है, 500 रुपए है, वो उस दुकानदार के पास जाएगा और 50 किलो अनाज वो खरीद सकता है। 50 किलो अनाज वो घर लेके गया। अब जिस व्यक्ति के पास 300 रुपए है वो 30 किलो अनाज घर लेके गया और जिस व्यक्ति के पास 200 रुपीज है वो 20 किलो अनाज जो है घर लेके गया। तो 100 किलो अनाज हमारे पास था, तो एक जन ने 50 किलो लेके गया, एक जन ने 30 किलो लेके गया और एक जन ने 20 किलो लेके गया, उनके पास जितने जितने अमाउंट थे उसके हिसाब से। अब एक और कंडीशन इमेजिन करिए कि सरकार ने बहुत सारे पैसे दे दिए सबको, बहुत सारे पैसे बांट दिए, मतलब जाओ आप भी गरीब नहीं रहोगे, आप भी गरीब नहीं रहोगे, ये सोच के सबको मान लीजिए कि पैसे बांट दिए, बहुत सारे पैसे प्रिंट करके। अब मान लीजिए यही कंडीशन को हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अब इस कंडीशन में जो 3 व्यक्ति थे, जिसके पास 500 रुपीज था, जिसके पास एक जन के पास 300 रुपीज था, एक जन के पास 200 रुपीज था, अब इनके अमाउंट को हम डबल कर देते क्योंकि सरकार ने तो पैसा बांट दिया, तो अब इनके अमाउंट को हम डबल कर देते। अब मान लीजिए कि जिसके पास 500 रुपीज था उसके पास हो गए 1000 रुपए, जिसके पास 300 रुपीज था उसके पास हो गए 600 रुपए और जिसके पास 200 रुपीज था उसके पास हो गए 400 रुपए। अब देखिए इनके पास अमाउंट तो बढ़ गया, बट हमारे पास जो अनाज था वो अभी भी 100 किलो ही है। अब क्या होगा? अब क्या वो 10 रुपीस केजी में बेचेगा सामान को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप लोगों के पास इतने पैसे आ गए, लोग तो सब
खरीदने के लिए आ रहे। तो जब ये जो जिसके पास अब 1000 रुपये हो गया, वो अभी भी 50 किलो ही सामान खरीद पाएगा, 50 किलो ही चावल खरीदेगा उस 1000 रुपये में। जिसके पास 600 रुपये आ गए, वो अभी भी जो है अपने 30 किलो ही सामान खरीद पाएगा। और जिनके पास 400 रुपये हो गए, वो अभी भी जो है आपका 20 किलो चावल ही खरीद पाएगा। इससे हुआ क्या, देखिए जब पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा आ गया तो जो चावल तो उतना ही था, वो क्वांटिटी लेकिन लिमिटेड था। तो दुकानदार ने तुरंत क्या किया कि सामान का रेट बढ़ा दिया। और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन नहीं है, ये एक्चुअली में यही इन्फ्लेशन रेट होता है। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जैसे इनके पास पैसा डबल हुआ, सामान का रेट भी डबल हो गया। और मैं डबल बहुत कम बोल रहा हूं, ये एक्चुअली मतलब मिलियन परसेंटेज में बढ़ जाता है अगर ऐसे कंडीशन हो तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है ऐसे एक बार में सामान को जो करेंसी जो है छाप के या नोट्स छाप के जो है नहीं बांट सकती। उसका कारण यह है कि इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई दर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसे सही में ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है, ये संभव है? मेरे ख्याल मतलब मे भी ऐसा हम बोल रहे, एक्सप्लेन कर रहे, बट ऐसा होता नहीं होगा दुनिया में। एक बार करके तो देखा जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। तो केस स्टडी 1 करते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे। दोस्तों जिम्बाब्वे ने यही गलती की थी। 2007 में अपनी आर्थिक हालात को सुधारने के लिए जिम्बाब्वे ने बहुत सारे करेंसी छाप दिए, बहुत सारे करेंसी छाप के सबको बांट दिए। दोस्तों 2008-9 में 79.6 बिलियन परसेंटेज का उनका इन्फ्लेशन रेट था, जो मंथ बाय मंथ बढ़ रहा था। मतलब हर महीने 79.6 बिलियन के हिसाब से उनका इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था। और आप अगर आप इमेजेस में देख सकते हैं कि वहां पे मतलब ऐसा था कि 100 बिलियन तक के नोट्स वहां पे गवर्नमेंट ने छाप चुके थे। और 100, आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, 100 बिलियन डॉलर के नोट में मात्र 3 अंडे आ रहे थे। आप सोच सकते हैं 100 बिलियन डॉलर के जो नोट है उसमें सिर्फ 3 अंडे। महंगाई दर इस लेवल में पहुंच चुका था। और अभी भी वहां पे यही चल रहा है। अभी भी वहां पे फिर से उन्होंने करेंसी थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करके कुछ पॉलिसीज लाके, लेकिन अभी भी वहां पे करीबन 800% के हिसाब से एनुअल जो है इन्फ्लेशन रेट है। तो ये एक गलती जिम्बाब्वे ने की। आप देख सकते हैं मतलब वहां पे गड्डी नोट सबके पास थे और वहां पे स्टार्विंग बिलियनियर्स कहते थे सब। मतलब सबके पास इतने पैसे होने के बाद भी सब गरीब है। उनके जो लोकल करेंसी का वैल्यू जो है जीरो हो गया। मतलब आप इतने डॉलर, बहुत सारे अगर यूएस डॉलर देंगे, मतलब बहुत सारे वहां के लोकल करेंसी देंगे तब जाके $1 यूएस डॉलर भी उनको नहीं मिल पाता था। इस दर पे वहां का महंगाई दर जो है पहुंच चुका था। अब हम आते हैं सेकेंड केस स्टडी पे। सेकेंड केस स्टडी जो है हम देखेंगे दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन इन वेनेजुएला। सेम जो जिम्बाब्वे में हुआ था वही सेम चीजें वेनेजुएला में भी हुआ था। 2016 में 16 के मिड 16 से जो है उनके जो वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत से अमाउंट में करेंसी छाप के लोगों में बांटे कि यहाँ का अर्थव्यवस्था सुधरेगा करके। बट उनके वहां पे इन्फ्लेशन रेट जो है 800% का आंकड़ा छू गया था। और करेंटली अगर मैं वेनेजुएला की बात करूं तो वहां पे 3,80,000% का इन्फ्लेशन रेट है। आप सोच सकते हैं महंगाई दर किस लेवल पर है, किस लेवल पर महंगाई दर है। क्योंकि सामान तो उतना ही है, जो लिमिटेड सामान है जो वो तो उतना ही है, बट नोट छाप के महंगाई दर मतलब टोटली अर्थव्यवस्था को सुधारने की जगह और हालात बिगड़ गए। और मतलब गरीबी एंड बहुत सारी चीजें जो है वहां का माहौल जो है पूरा खराब हो गया। मतलब लोग जो है लुटेरा बन गए, लोग इसका खाना छीन रहे, उसका खाना छीन रहे। आप इमेज में देख सकते हैं कि इतने पैसों के बंडल लेके भी सिर्फ आपको थोड़े से टमाटर, थोड़े से गाजर ऐसे करके मिल सकते हैं। ये 2 केस स्टडी जो है एक्चुअली प्रैक्टिकली हो चुका है। जो आप सोचते हैं कि अगर बहुत सारे अमाउंट करेंसी छाप के अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि अगर किसी देश को अमीर बनना है, तो वहां का अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। जो उनका प्रोडक्शन होता है, चाहे कृषि में हो, अगर तो आपको नए फसल उगाने पड़ेंगे जो आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। आपके लोकल जो आपके देश में सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हो फॉरेन जो है कस्टमर्स को, या मतलब आपके यहाँ पे जो है काम, आपके इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज हो, आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके बदले में आपको पैसा मिले। ये अगर नहीं होगा तो कभी भी कहीं का भी जो है अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर नहीं सकता। दोस्तों जैसे ये हमारी जिंदगी में अगर हम काम करेंगे तभी पैसे आएंगे, सेम यही एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी है। सिर्फ पैसा छाप देने से आपकी गरीबी कभी नहीं खत्म हो सकती। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट जो है कभी भी बहुत सारे पैसा छाप के कभी भी जो है गरीबी को खत्म नहीं करती।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।